हाँ जी पर एक वर्ड था इक्विटी शेयर एंड प्रीफरेंस शेयर्स, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक वर्ड है सर शेयर। ये शेयर वर्ड हमने प्रीफिक्स करा है कैपिटल में, ये ओनर फंड इंडिकेट कर रहा। दूसरा एक होता है सर लोन, लायबिलिटी लेना, बैंक से लोन लें, अगर वही हम लोग पब्लिक से लेते हैं तो उसको डिवेंचर कहते हैं। इसके कुछ फायदे हैं, नो फिक्स पेमेंट। इसका ये नुकसान है फिक्स पेमेंट। इसको ऐसा समझें कि आप अपने फ्रेंड से फाइनेंशियल हेल्प ले रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, तो आपके फ्रेंड ने कहा है कि या तो मुझे पार्टनर बना लो प्रॉफिट बांटने के, या फिर आपका फ्रेंड कह रहा है मुझसे पैसा एज अ लोन ले लो, मुझे इंटरेस्ट दे देना। तो ये लोन वाला है और ये पार्टनर बनाने वाला है। अगर उसको पार्टनर बनाएंगे तो एक फायदा आपका ये होगा कि टेंशन नहीं कि इसको पेमेंट करनी करनी, प्रॉफिट होगा तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। और अगर हम उससे लोन लेते हैं तो इस बात की टेंशन रहेगी कि उसको पेमेंट करनी करनी। इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है। अमाउंट जो जाता है इसमें जनरली ज्यादा जाता है और अमाउंट उसमें ज्यादा जनरली कम जाता है। अगर आप उसको पार्टनर बना लोगे अपने फ्रेंड को तो आधा प्रॉफिट वो ले जाएगा, जबकि अगर आप उससे लोन लेते हो तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट का जो रेट होगा वही देना, बाकी प्रॉफिट सारा आपका। तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि पैसा कम जाता है, इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि पैसा ज्यादा जाता है। तो इसके बीच का सॉल्यूशन निकाला हुआ है कंपनी ने। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट आ जाए नो फिक्स पेमेंट, और इसका पॉजिटिव पॉइंट आ जाए कि अमाउंट कम देना। तो एक नई कैटेगरी बनाई गई है शेयर की, इसमें हम लोगों को बोलते हैं कि जी आप ओनर हो, इसलिए प्रॉफिट होगा तो ही देंगे वरना नहीं देंगे, और आपका रेट पहले से फिक्स कर रहे हैं, हम इसी रेट से देंगे। तो क्योंकि कंपनी के लिए दोनों पॉजिटिव वाली बात है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए दोनों नेगेटिव वाली बात है, इसलिए इसके अंदर दो फीचर एक्स्ट्रा ऐड किए गए। प्रेफरेंस देंगे जी डिविडेंड में, प्रेफरेंस देंगे रीपेमेंट में। इनको दो फायदे बोले गए कि जब भी आपको पैसा मिलेगा इनसे पहले मिलेगा, हर साल जो डिविडेंड मिलता है। दूसरी बात, जब कंपनी बंद होगी तो इनसे पहले पेमेंट करेंगे आपको। इनको दो चीज में प्रेफरेंस दी गई, इसलिए इसका नाम ही रख दिया प्रेफरेंस शेयर। तो फिर इनका जिनका नाम सिर्फ शेयर था उनका नाम चेंज करके इक्विटी शेयर रखा गया। इक्विटी शेयर्स आर द रियल ओनर्स, प्रेफरेंस शेयर्स जिनको दो चीज में प्रेफरेंस है, डिविडेंड में, और जब कंपनी बंद होगी उस टाइम रीपेमेंट ऑफ कैपिटल अमाउंट। इनको पेमेंट फिक्स नहीं होती, प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, और रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। ठीक, आप पूछें। So the illustration page में quarterly videos depicting last year. So share allotment account debit to share capital account। 10,000 शेयर्स पर हमने मंगाए 3 रुपए। इन लोगों से पैसा आ जाता है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सही है, 10,000 into 3। अब सपोज क्वेश्चन में लिखा है कि 500 शेयर्स पर पैसा नहीं आया, तो बताइए इस वाली एंट्री में कहां चेंज करूं? कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ तो पैसा मंगाने की एंट्री है। पैसा मंगाते टाइम हमें नहीं पता होता पैसा आएगा कि नहीं आएगा, पैसा मिलते टाइम पता होता है ये बात कि पैसा आएगा कि नहीं। पैसा मंगाया 10,000 into 3, पैसा नहीं आया 500 into 3, और पैसा आया 95 into 3। यहाँ तक क्लियर है? जब आपको ये वाला टॉपिक स्टार्ट कराया था, इसका जब पहला क्वेश्चन कराया था तो आपको ये बात बताई गई थी कि सर एज पर एग्जाम, ये तो एंट्री नंबर 3 है ना एग्जाम्स में, सर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना ये ऑप्शनल होता। ये सिखाई गई थी ये बात। यस। मैं एंट्री ऐसे भी कर सकता हूं
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें सर क्या चेंज हुआ कि मैंने अलॉटमेंट कम से क्रेडिट करा, तो अलॉटमेंट अकाउंट का बैलेंस रह गया, वो ये शो कर रहा है कि अलॉटमेंट का पैसा पेंडिंग है। तो फोर्थ पहले एंट्री में हमारे पास चॉइस होती है कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना कि नहीं ओपन करना। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है मेरे हिसाब से कि सर अलॉटमेंट अकाउंट पूरे से क्रेडिट कराई नहीं आपने, पैसा जो आना है वो तो आपने कहीं लिखा ही नहीं कि पैसा कितना पेंडिंग है, ये कंप्लीट मतलब काम बच गया, एक लाइन कम लिखनी है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है मेरे हिसाब से। बाकी दोनों आंसर सही है, बुक के अंदर दोनों आंसर्स अवेलेबल है, एग्जाम में भी दोनों आंसर सही है, जो मर्जी कर सकते हैं। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता रहा है अलॉटमेंट जितने से लिया उतने से कट कैंसिल हो गया, तो पैसा नहीं है उसके सेपरेट अकाउंट खोला फॉल्स सिनेरियो। ठीक है, और कुछ डाउट्स? पेज नंबर बोले 143 पेज पे क्वेश्चन नंबर 9 निकालेंगे सभी। 143 पेज पे क्वेश्चन नंबर 9। कंपनी ने इशू करा, हमने इशू करे 5000 शेयर्स, 10 रुपीस फेस वैल्यू है और 20% का प्रीमियम। तो बताइए इशू प्राइस कितना हो गया? 12। एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3+2 और कॉल पे 5। एक ही कॉल है, 3 इंस्टॉलमेंट है। A holder of 200 shares failed to pay the first and final call. कॉल का पैसा नहीं दिया सर, 5 रुपए नहीं दिए सर, मतलब इस पर्सन ने टोटल कितना पैसा दिया मुझे बताओ फटाफट, इंक्लूडिंग प्रीमियम कितना पैसा दिया? 7। टोटल 12 मंगाए, जिसमें से 5 नहीं आए, तो आए कितने? 7। यस सर। दूसरा क्वेश्चन, टोटल इस शेयर होल्डर ने कितने पैसे दिए हैं एक्सक्लूडिंग एसपीआर? 5 रुपीस। 5 रुपीस, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे। ठीक, अब फॉरफीचर में कौन सा लिखते हैं, इंक्लूडिंग एसपीआर या एक्सक्लूडिंग एसपीआर? एक्सक्लूडिंग एसपीआर। तो 5 लिखेंगे उसके अंदर। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फॉरफीचर अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? 5 रुपए आएंगे, 200 शेयर है तो 1000 रुपए आएंगे। ये ऑप्शन क्लियर हो गया? डाउट्स हैं और किसी को? सर पिछले क्लास में से वाली एंट्री होती है, तो वो क्वेश्चन अलग होती है। इसमें हाँ ये वाला केस के मान लीजिए अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं आया, तो उसकी इसमें एंट्री क्या होगी? वो रिवर केस होता है। 146 पेज नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। पहले क्वेश्चन है सर, ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज स्टेटेड इन द डैश क्लोज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कैपिटल क्लॉज, क्लोज का मतलब लीजिए सेक्शंस है, पॉइंट्स है, चैप्टर्स हैं। यहाँ पर कैपिटल की अलग इन्फॉर्मेशन है, कैरेक्टर्स की अलग इन्फॉर्मेशन, हर चीज की अलग इन्फॉर्मेशन। तो कैपिटल क्लोज नाम से एक टॉपिक आएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। ग्रेजुएशन जब आप करेंगे तो उसके अंदर सेकंड ईयर में सब्जेक्ट आता है कंपनी लॉ, उसके अंदर ये मेमोरेंडम, ये आर्टिकल और काफी सारी चीजें, कंपनी में क्या क्या लॉ लगता है वो सारी चीजें पढ़ते हैं थ्योरेटिकल। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए। डैश कैपिटल इज इंक्लूडेड इन द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। सर ऑथोराइज्ड कैपिटल बताइए आंसर है कि नहीं? ऑथोराइज्ड को नहीं लिखते बैलेंस शीट में। इशूड कैपिटल आंसर है कि नहीं? इशूड कैपिटल को भी नहीं लिखते। सब्सक्राइब्ड कैपिटल आंसर है कि नहीं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखते हैं, लेकिन उसमें से भी हम कॉल्स इन एरियर्स माइनस कर देते हैं कि नहीं? यस सर कर देते हैं। फॉरफिटेड शेयर्स ऐड कर देते हैं कि नहीं? कर देते हैं। तो जो फाइनल आंसर आता है उसे क्या बोलते हैं? पेड कैपिटल। समझ पा रहे हैं? Yes. सब्सक्राइब्ड कैपिटल आंसर लगता है काफियों को, लेकिन वो सही क्यों नहीं है? क्योंकि सब्सक्राइब्ड कैपिटल तो आउटर कॉलम वाला हो गया, लेकिन उसमें से कॉल्स इन एरियर भी माइनस होना है। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का अगर बैलेंस बच रहा है तो वो भी ऐड होना है। सब कुछ ऐड लेस करने के बाद जो फाइनल अमाउंट बचता है उसे पेड अप कैपिटल कहते हैं। वो वाला इसका सही आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आ गए। द पार्ट ऑफ द कैपिटल व्हिच इज कॉल्ड ओनली ऑन वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद होगी तभी पैसा मंगाएंगे, उस कैपिटल का नाम क्या है? रिजर्व कैपिटल। तो कैपिटल पर तो लिखा ही हुआ है, तो ब्लैंक में रिजर्व आएगा इसका मतलब। फोर्थ क्वेश्चन पर आ गई है। कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट्स नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, नॉन कोर एक्टिविटी के होते हैं, ऐसे प्रॉफिट्स को कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं, उन्हीं से कैपिटल रिजर्व बनता है। तो ब्लैंक में आ जाएगा जी कैपिटल प्रॉफिट। ठीक, चलिए
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज इट? देखिए जी, ये नॉमिनल अकाउंट क्यों लगता है सर? ये क्योंकि टेम्पररी अकाउंट है। ये पर्सनल अकाउंट क्यों लगता है? क्योंकि ये सर ये उन लोगों को अमाउंट को इंडिकेट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है जिनकी एप्लीकेशन मनी आएगी, इन्वेस्टर्स को इंडिकेट कर रहा है। तो नॉमिनल और पर्सनल में से कौन सा टिक करना चाहिए? तो सर नॉमिनल सबसे लास्ट जो ऑप्शन होता है, जिस अकाउंट के अंदर सिर्फ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस भी आते हैं, हम उसी को नॉमिनल की कैटेगरी के अंदर डालते हैं। एप्लीकेशन ना हमारे लिए इनकम है ना हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। 6 क्वेश्चन पर आ गए जी हम। सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से बताइए मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना? 90%। 90। 7th क्वेश्चन पे बताइए कॉल्स इन एरियर्स का इंटरेस्ट का क्या रेट है? 10 है या 12? 10% है। एरियर पे कंपनी इंटरेस्ट लेती है, ध्यान रखना है इंटरेस्ट लेना कम है, देना ज्यादा है। एरियर पे 10%, कॉल्स इन एडवांस पे 12%। 8th क्वेश्चन, सर जो प्रॉफिट हुआ हमें री इश्यू पे फॉरफिटेड शेयर्स की, उसे कहां ट्रांसफर करना होता है? कैपिटल रिजर्व। जो लास्ट एंट्री सीखी थी हमने। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम शेयर कैपिटल। ठीक है जी, हेडिंग शेयर कैपिटल, उसके अंदर की कैटेगरी है और सब्सक्राइब कैपिटल। ऐसा लिख सकते हो आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल अंडर शेयर कैपिटल, ऐसा लिख सकते हो। कल में क्वेश्चन की कैटेगरी दिखाया था ना, सब्सक्राइब्ड कैटेगरी दिखाया था इसको। 10th पर आ गया जी। इफ अ शेयर ऑफ 10 rupees on which 6 rupees has been paid is forfeited, तो मुझे बताइए कितना अमाउंट फॉरफिट करा? 6। क्वेश्चन में पूछे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, तो क्या आंसर दोगे? 6। क्वेश्चन में पूछे मिनिमम प्राइस कितना होगा री इश्यू का? 4। क्वेश्चन में क्या पूछा है जी? मिनिमम प्राइस पूछा तो 4 आंसर आ गया। ध्यान है, मैक्सिमम डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट फॉरफिटेड, मिनिमम प्राइस इक्वल्स टू, बताइए? यस सर। फॉरफिटेड फेस वैल्यू माइनस अमाउंट फॉरफिटेड। फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। यस मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम डिस्काउंट इक्वल्स टू अमाउंट फॉरफिटेड। मिनिमम प्राइस कैसे निकालते हैं? फेस वैल्यू माइनस अमाउंट फॉरफिटेड। सर मैक्सिमम फॉरफिटेड वाले, मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस में बताया कुछ होता ही नहीं है। मैक्सिमम डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट अमाउंट फॉरफिटेड। सर मैक्सिमम डिस्काउंट। 11th क्वेश्चन पर आ गए जी हम। कंपनी ने इशू करे 50,000 शेयर, एप्लीकेशन आ गई 60,000, तो ये कौन सा केस है? अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन है जी, ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ गया। 12th क्वेश्चन, कंपनी ने इशू करे 50,000 शेयर, एप्लीकेशन आई 45,000 शेयर, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन। आंसर सारे दे रखे हैं, लिखने की जरूरत नहीं। 13th पर आ गए जी हम। कंपनी ने इशू करे 50,000 शेयर, एप्लीकेशन आई 40,000 शेयर, इट इज अ केस ऑफ वेयर डैश इज नॉट रिसीव्ड। याद कीजिए कि सर कंपनी में रूल है कि जितने शेयर हम इशू करें उसका कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए, तभी हम शेयर अलॉट कर सकते हैं, वरना जो शेयर इशू है वो फेल हो जाएगा, एप्लीकेशन मनी रिफंड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में 50,000 शेयर्स इशू करें, उसका 90% कितना होता है? 45,000 कम से कम एप्लीकेशन आ जानी चाहिए थी, लेकिन एप्लीकेशन उससे भी कम आई है, सिर्फ 40,000 आई है, इसलिए इशू फेल हो जाएगा। तो हमें क्या रिसीव नहीं हुआ? मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ। ध्यान रहेगा जी। यस सर। 14 क्वेश्चन सेम है। 15th पर आ गए। Share of ₹10 each on which 8 rupees have been called and received will be shown as dash. Share of 10 rupees each on which 8 rupees has been called and received. बताइए 8 रुपए मंगाए और उतने ही पैसे आ गए, बताइए एंड फुल्ली पेड अप या नॉट फुल्ली पेड अप? सर नॉट फुल्ली पेड। 8 मंगाए, 8 के 8 पूरे आ गए। 8 रुपीस मंगाए और 8 के 8 पूरे आ गए, बताइए सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप या सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप? सर फुली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सर टाइम ऑफ बैटिंग। कंडीशन क्या क्या थी?
फेस वैल्यू के इक्वल पैसा मंगा लिया हो, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन, जितना पैसा मंगाया उतना पैसा आ गया। ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होंगी तो ही सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप आएगा, अदरवाइज बाकी सारे केसेस सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसमें फेस वैल्यू के बराबर पैसा नहीं मंगाया, इसलिए सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप नहीं। ध्यान रहेगा। चलिए पॉइंट नंबर 16, इस वाले 15 का आंसर आएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। 16 पर आ गए, शेयर ऑफ ₹10 each on which company decided to call ₹2 at the time of its winding up will be shown as Capital reserve. Capital. Reserve capital. रिजर्व कैपिटल। ये ₹2 रिजर्व कैपिटल है, लेकिन क्वेश्चन में रिजर्व कैपिटल नहीं पूछा, पढ़े ध्यान से। सर इसमें पैसे ऐसी कंपनी जिसने अपने शेयर ₹10 के शेयर में से ₹2 तो वाइंड अप पे मंगाएंगे ऐसा बोल दिया, तो ऐसी कंपनी अपने शेयर शो करेगी, किस तरीके से शो करेगी ये पूछा है। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप या सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा सर कंपनी के लास्ट ईयर तक ये वाला शेयर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि ₹2 मंगाएंगे ही नहीं। मंगाने तब जब कंपनी बंद हो जाएगी तो बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है। तो रिजर्व कैपिटल अगर हमने कॉन्सेप्ट लागू कर रखा है अपनी कंपनी में, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप नहीं आएगा हमेशा। तो ये भी ध्यान रखना है कि इसमें रिजर्व कैपिटल लिखना ब्लैंक में, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो क्वेश्चन में मांगा क्या है, ईच का भी आईडिया लेना है। 17 पर आ गया जी, शेयर्स आर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस इन द केस ऑफ, कब करते हैं प्रो राटा, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, शेयर्स आर ओवर सब्सक्राइब्ड। शेयर्स आर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, कौन से केस में सारे एप्लीकेंट्स को कर देते हैं हम अलॉट, जब अंडर सब्सक्रिप्शन होता है या सब्सक्रिप्शन एट पार होता है ना, जितने शेयर्स इशू करे उतने ही सब्सक्राइब कर लिए लोगों ने तब भी होगा, और या फिर सब्सक्रिप्शन कम आया तब भी होगा। तो आप अंडर सब्सक्रिप्शन ऑब्लिक सब्सक्रिप्शन एट पार ऐसा लिख सकते हो लाइन के अंदर। 19 में जी, a company may receive calls in advance if it's dash so authorized। अब कॉल्स इन एडवांस मतलब एडवांस में पैसा ले लेना, मतलब कंपनी ने सपोज पैसा मंगाया अलॉटमेंट का और शेयर होल्डर अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट कॉल का पैसा भी देना चाह रहा है, या फिर कंपनी ने पैसा मंगाया फर्स्ट कॉल का और शेयर होल्डर सेकंड कॉल का पैसा भी देना चाह रहा है, तो कंपनी वो पैसा एक्सेप्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। तो ये बात पहले से हम तो मेंशन करके चलेंगे, ये बात तो उसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मेंशन कहां करके चलना है। एक तो होती है बुक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यहाँ पे तो कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, और दूसरी बुक होती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें रूल्स लिखे होते हैं कंपनी में, जो कंपनी का रूल है, इसलिए बुक होगी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। 20 पर आ गए जी, शेयर्स आर डैश बाय अ कंपनी इफ इट डज नॉट रिसीव द कॉल्ड अप अमाउंट। जो पैसा मंगाया वो नहीं आया तो कंपनी वो शेयर फॉरफिट करती है, शेयर्स आर फॉरफिट। 21 पर आ गए, डैश ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स can't be more than amount forfeited। जितना अमाउंट फॉरफिट करा है उससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्या, डिस्काउंट, रीइश्यू के टाइम डिस्काउंट, अमाउंट फॉरफिटेड से ज्यादा नहीं हो सकता, तो डिस्काउंट आ गया जिसमें। 22 शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट एक्सेप्ट टू एम्प्लॉइज एज, बताइए जनरली, मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ है एज अ जनरल रूल हम शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, एज अ जनरल रूल। एक्सेप्शन क्या है उसकी, जब हम एम्प्लॉइज को शेयर इशू कर देते हैं एज स्वेट इक्विटी शेयर्स, पढ़ा था ना थ्योरी में, स्वेट इक्विटी शेयर अपने एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर्स को सस्ते में बिलो फेस वैल्यू शेयर्स हम इशू कर सकते हैं, वो एक्सेप्शन में आता है, वरना एज अ जनरल रूल नहीं कर सकते। ठीक है जी। वही लिख रहा हूँ, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये स्वेट इक्विटी शेयर है, इसी की ये टेक्निकल टर्म है। स्वेट इक्विटी शेयर तो कॉन्सेप्ट है,
जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं, इस नाम से रिकॉर्ड करते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, स्टॉक, व्हाट इज सर स्टॉक? ये गुड्स नहीं है, सॉरी बंडल ऑफ शेयर का क्या चक्कर है? एक बार क्या होता है कि हम ना जैसे 1 शेयर 10 रुपए का, अब हम लोगों को ऑप्शन दे 10 शेयर या 50 शेयर या 100 शेयर, ऐसा नहीं करते। हम कहते हैं एटलीस्ट आपको एक बंडल लेना है, एक बंडल में सपोज 50 शेयर। ऐसा नहीं कि कोई थैली है उसके अंदर शेयर रखे हुए हैं, बंडल हमने मतलब टर्म जो निकाल रखी है वो मतलब एक एटलीस्ट आपको इतने मिनिमम लॉट आपको लेना है। जैसे जो शेयर्स का आईपीओ वगैरह निकलते हैं उसमें कंडीशन होती है कि आपको मिनिमम एक बंडल लेना है। एक बंडल में 24 शेयर होते हैं या अलग शेयर होते हैं, तो इस हिसाब से कॉन्सेप्ट होता है। तो ये बंडल ऑफ शेयर को स्टॉक कहते हैं। ऑप्शन वर्ड लिखा होगा क्योंकि एम्प्लॉइज को हमेशा हम एज अ ऑप्शन देते हैं। कंपनी हम एम्प्लॉइज को ये नहीं बोलेंगे कि हम सस्ते में डिस्काउंट्स दे रहे हैं, आप क्यों नहीं ले रहे लो, ऐसा कंपल्सन नहीं कर सकते। हम ऑप्शन देते हैं 10 का शेयर आपको हम 7 रुपए में या 2 रुपए में दे रहे हैं, आपकी मर्जी है लेना है तो लो करना। आप इसोप की बजाय आप स्वेट इक्विटी शेयर को लिख सकते हो एग्जाम में, या फिर इसोप पे लिख सकते हो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। नोट कर लेंगे इसके ऊपर, ठीक है जी। पॉइंट नंबर आ गया हम 23 पर। अ कंपनी में इशू शेयर्स फॉर डैश फॉर परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो पढ़ा था उसमें पहले टॉपिक ये था, ये कंपनी शेयर इशू करती है फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, एसेट्स खरीदने के लिए। 24 पर आ गया शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स इन लिeu ऑफ देयर सर्विसेज are categorized as shares issued for again consideration other than cash। सर शेयर इशू करना है बदले में पैसा नहीं आ रहा, तो कौन सा टॉपिक हो गया ये? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। 25 preference shares can be issued for dash to promoters or for purchase of business। सेम आंसर, Yes, sir. पैसा नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है तो बदले में तो कंसीडरेशन अदर देन कैश। 26 preference shares have the preferential right to receive dash before it is paid on equity share। किस चीज का preferential right होता है? एक तो डिविडेंड का और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का, Yes, sir. दोनों लिख सकते हैं इसके अंदर। have right to receive dividend and repayment of capital, dividend and repayment of capital, ये दो चीजें इक्विटी शेयर्स वालों से पहले पैसे मिल जाएंगे। 27 secured preference shares। So what is secured preference share? कौन समझते हैं कि what is secured loan, what is unsecured loan? आप लोग आइडिया दीजिए, क्या लग रहा है आपको, क्या मीनिंग होगा इसका? हिंदी नहीं करनी, इसकी मीनिंग बताना है। सिक्योर्ड लोन में कोलेटरल नहीं होगा और अनसिक्योर्ड में कुछ कोलेटरल उल्टा बोल गए, सही बता रहे थे, उल्टा बोल गए। सर सिक्योर्ड लोन, तो मैं बैंक से लोन मांगने के लिए जा रहा हूँ, सपोज कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, मान लीजिए मुकेश अंबानी बैंक में जाता है, 10 करोड़ का लोन चाहिए, तो सिक्योरिटी मांगेगा बैंक? नहीं मांगेगा। 10 करोड़ रुपए कहाँ मांगेंगे उसके पास? तो वो लोन लेगा बिना सिक्योरिटी के, उसको अनसिक्योर्ड लोन बोलेंगे। और सपोज बैंक कुछ सिक्योरिटी पर कुछ मांगता है, हम सिक्योरिटी पर अपनी प्रॉपर्टी के पेपर रखवा दिए या मशीन के पेपर्स रखवा दी, व्हाटएवर कुछ भी रखवा दिया, तो ऐसे लोन को हम सिक्योर्ड लोन बोलेंगे। इसी तरीके से जब डिबेंचर इशू होती है या प्रेफरेंस शेयर्स इशू होती हैं, तो उसमें हम अपनी किसी एक पर्टिकुलर एसेट को सिक्योर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ हमारी कंपनी की ये 2 ब्रांचेस हैं, इसकी जो 2 बिल्डिंग है ये फ्री होल्ड है हमारे पास, और ये मेजर सिक्योरिटी पर रखते हैं प्रेफरेंस शेयर के लिए। मतलब कभी अगर कंपनी बिकी तो इन 2 बिल्डिंग को बेच करके सबसे पहले पैसा प्रेफरेंस वालों को मिलेगा, तो प्रेफरेंस वालों को लगेगा कि हमारा पैसा सिक्योर्ड है, उसे सिक्योर्ड प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। कुछ भी सिक्योरिटी पर नहीं है तो अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड जनरली जो रेप्यूटेड कंपनियां हैं वही यूज कर सकती हैं, क्योंकि उन्हीं को लोग सब्सक्राइब करेंगे, वरना सबको सिक्योर्ड चाहिए। चलिए, सिक्योर्ड प्रेफरेंस शेयर्स मींस दैट प्रेफरेंस शेयर्स दैट आर सिक्योर्ड बाय ए चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है नी, एसेट्स पर चार्ज हो गया, मतलब प्रेफरेंस वालों का चार्ज है इस बिल्डिंग पर, वो बिल्डिंग हम नहीं बेच सकते जब तक वो प्रेफरेंस रिडीम ना करो। तो उस बैंक से लोन लिया मैंने कोई प्रॉपर्टी के पेपर रखवा करके, तो प्रॉपर्टी मैं नहीं बेच सकता जब तक बैंक का लोन ना चुका दे।
28 पर आ गए जी। Unlike dash preference shares are those preference shares on which dividend, if not paid in 1 year, will not be paid in later years. एक काम करते हैं, पहले वाला ब्लैंक स्किप करते हैं, कॉमा के बाद से पढ़ते हैं, कॉमा के बाद से पढ़ रहे हैं। Dash preference shares are those preference shares on which dividend, if not paid in 1 year, will not be paid in later years. सर हमने प्रेफरेंस शेयर पढ़ा, दो टाइप के होते हैं। सर इस साल अगर डिविडेंड नहीं मिला प्रेफरेंस वालों को, तो क्या नेक्स्ट ईयर पिछले साल वाला भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव। दो कैटेगरी थी प्रेफरेंस शेयर की। क्यूमुलेटिव में एक्यूमुलेट होता रहेगा, डिविडेंड इकट्ठा होता रहेगा। इस साल नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर डबल मिलेगा, पिछले वाला और इस साल का। 2 साल नहीं मिला तो तीसरे साल 3 ट्रिपल मिलेगा, 3 साल का इकट्ठे। तो क्यूमुलेटिव वाले में एक्यूमुलेट होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा। नॉन क्यूमुलेटिव वाले में इकट्ठा नहीं होगा, डिविडेंड नहीं मिला तो नहीं मिला, अब नेक्स्ट ईयर भी मिलेगा। ठीक है, तो जो हमने कॉमा के बाद पढ़ रहे हैं, जो प्रेफरेंस शेयर है वो वाले प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड नहीं मिलेगा नेक्स्ट ईयर, तो नॉन क्यूमुलेटिव हो गए। यस। तो सेकंड वाले ब्लैंक में आ गया नॉन क्यूमुलेटिव। अब पहले जो ब्लैंक से पहले कह रहा है अनलाइक डैश प्रेफरेंस, इसके अलावा इसके अपोजिट, उसके अपोजिट कौन सा हो गया? क्यूमुलेटिव। यस। तो पहले वाले ब्लैंक में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हो जाएंगे और दूसरे वाले ब्लैंक में नॉन क्यूमुलेटिव। 29 पॉइंट, इन अ बैलेंस शीट dash for dash share capital and dash share capital is shown। मतलब 3 ब्लैंक दे रखे हैं और तीनों के तीनों शो होते हैं बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में तो ऑथराइज्ड कैपिटल तो पहले ब्लैंक में कर सकते हैं जी, इन अ बैलेंस शीट ऑथराइज्ड फॉर इशूड, ये ऑथराइज्ड फॉर इशूड भी सही नहीं करेगा, है ना? ऑथराइज्ड फॉर इशूड भी सूट नहीं करेगा। ऑथराइज्ड फॉर डैश शेयर कैपिटल एंड डैश शेयर कैपिटल, मतलब पहले कोई ऐसी कैटेगरी हो जो बाकी दो के लिए लिखी जा रही है। सर इक्विटी आंसर देखें एक बार, ऑथराइज्ड कैपिटल इक्विटी, हाँ जी सही है। इन अ बैलेंस शीट ऑथराइज्ड कैपिटल फॉर इक्विटी एंड प्रेफरेंस, सही ना? आप सूट कर रहा है Yes. कि ऑथराइज्ड कैपिटल सेपरेटली शो की जाती है, किसके लिए? इक्विटी के लिए भी और प्रेफरेंस, दोनों अलग अलग। मेरे कंपनी के अंदर इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों हैं, तो दोनों अलग अलग लिखे जाएंगे, इकट्ठे लिखे जाएंगे। सर बैलेंस शीट में तो सब्सक्राइब कैपिटल आता है ना? टोटल अमाउंट बैलेंस शीट के अंदर ही आता है सब्सक्राइब कैपिटल वाला। मतलब यहाँ पर हम मोस्ट अकाउंट से रिलेट कर रहे हैं इसको। भाई ऐसे तो इक्विटी प्रेफरेंस भी नहीं आते बैलेंस शीट में, वो भी मोस्ट अकाउंट्स में नहीं आते हैं। ट्रू फॉल्स पर आ गए जी हम। The difference between called up capital and paid up capital is called, बताइए। आंसर बताओ। कॉल्ड अप और पेड अप में जो डिफरेंस है उसे क्या बोलते हैं? अनपेड। अनपेड। जो पैसा मंगाया, सपोज 10 रुपए मंगाया, जो पैसा आया सपोज 7 रुपए आया, तो डिफरेंस है 3 रुपए, वो क्या? अनपेड ही तो है। समझ में आ रही है जी? तो क्वेश्चन कह रहा है लेकिन वो अनकॉल्ड है, तो गलत कह रहा है क्वेश्चन, इसलिए फॉल्स हो गया इसका आंसर, क्योंकि करेक्ट आंसर भी पता होना चाहिए आपको। तो लिख लीजिए उसके आगे जो खाली स्पेस है वहां पर डिफरेंस, मतलब करेक्ट आंसर जो होगा वो अनकॉल्ड कैपिटल की जगह पेड अप कैपिटल आएगा, वो करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन जी, जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट शेयर के रेशियो पे, उसको हम ट्रांसफर करते हैं पीएनएल में, सही है? तो करेक्ट आंसर क्या है? कैपिटल। इसीलिए कैपिटल ले दो। थर्ड क्वेश्चन जी, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। 5 यूज है टोटल इसके, उन 5 में से ये यूज है कि नहीं है? Yes, sir. बिल्कुल है जी। फोर्थ क्वेश्चन, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन
कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल False. फॉल्स डिफरेंस होता है। Yes. कैपिटल रिजर्व कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट को इंडिकेट करता है, रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड कैपिटल को इंडिकेट करता है जो वाइंडिंग अप में मंगाई जाएगी। नाम इनके सिमिलर से लग रहे हैं, रिजर्व कैपिटल कैपिटल रिजर्व, लेकिन दोनों का कोई लिंक नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज है। क्वेश्चन नंबर 5, अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट टू द पब्लिक। ट्रू है जी, पब्लिक को हम डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकते। किसको इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पर? एम्प्लॉइज को, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिटरमाइंस ऑथराइज्ड कैपिटल। कैपिटल क्लॉज जो है वो मेमोरेंडम में होता है, ट्रू है। 7 क्वेश्चन कहता है जो एसपीआर का अकाउंट होता है वो शेयर कैपिटल में आता है। बताइए सही है गलत है? फॉल्स है तो कहां आता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। तो लिख लीजिए आंसर भी, तो सही तो रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। Question: a company is required to pay 12% interest on calls in advance। सही है गलत है? True है sir. ट्रू है जी, एडवांस पे 12 है, एरियर पे 10 है, ट्रू है। एसपीआर का पैसा डिविडेंड बांटने में इस्तेमाल किया जा सकता है, फॉल्स है जी, सिर्फ 5 ही है, 5 में से ये नहीं लिखा है। 10th क्वेश्चन, ये कंपलसरी है कि शेयर जो है वो रेशियो पक्का होंगे। और नहीं है सर, हम कंपनी ट्राई कर सकती है रेशियो करने का, नहीं रेशियो हो रहे तो नहीं हो रहे, कंपलसरी नहीं, फॉल्स फॉल्स हो गया। इट इज नॉट, मतलब इट इज नॉट कंपलसरी टू रेशियो द फॉरफिटेड शेयर्स। क्यों कंपलसरी नहीं होता सर? क्योंकि कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो मिल ही गया, इतने शेयर इशू करें तो इशू कर ही गए, है ना। 2-4% अगर नहीं लोग पैसा दे रहे, प्रॉफिट कर लिया, नहीं इशू कर, तो 90% चाहिए होता है, बहुत चुका। 11th क्वेश्चन, रिजर्व कैपिटल को बैलेंस शीट में शो नहीं करते। सो रिजर्व कैपिटल क्या होती है? At the time of wind up. जो हम वाइंड अप पे मंगाएंगे पैसा, जो अनकॉल्ड कैपिटल है, Yes. जो पैसा मंगाए हैं। अब सोचो जो पैसा मंगाए उसकी एंट्री भी नहीं हुई होगी, तो जो पैसा मंगाएंगे उसी की तो एंट्री करेंगे। Yes, sir. जो पैसा मंगाएंगे उसकी एंट्री नहीं करेंगे, जिसकी एंट्री नहीं है वो लेजर में नहीं आएगा, वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। So the true. इसका मतलब सर अनकॉल्ड कैपिटल बैलेंस शीट में नहीं आती, तो रिजर्व कैपिटल भी बैलेंस शीट में नहीं आती। ट्रू है ये बात। 12th क्वेश्चन, अ कंपनी कैन इशू बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर साइमल्टेनियसली। कंपनी की मर्जी है कि कौन सी कैटेगरी शेयर की इशू कर रही है, इक्विटी या प्रेफरेंस या दोनों। ट्रू। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कैन नॉट एक्सीड 10%। ऐसी तो कोई लिमिट नहीं है सर, रेशियो के टाइम डिस्काउंट की लिमिट है। क्या लिमिट है वो? अमाउंट फॉरफिटेड, जितना अमाउंट सर फॉरफिट करा है वो लिखा होता अगर 10% की जगह, तो आंसर सही होता। मतलब वापस से पढ़ता हूं मैं इसको, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट फॉरफिटेड, ऐसे लिखा होता तो आंसर ट्रू होता। Shareholders are entitled to receive dividend on calls in advance। इंटरेस्ट फिर मैंने 10 रुपए में से 6 रुपए मंगाए और शेयर होल्डर ने 7 रुपए दे दिए, तो उसको डिविडेंड 6 की जगह 7 पर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि जो 1 रुपया एक्स्ट्रा आया है मैं उसको शेयर कैपिटल में लिखता ही नहीं, मैं उसको लिखता हूं लायबिलिटी के अंदर, करंट लायबिलिटी के अंदर, कॉस्ट इन एडवांस। उस पर डिविडेंड नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में ऐसा क्या वर्ड चेंज करो कि आंसर ट्रू हो जाए? डिविडेंड की जगह इंटरेस्ट, डिविडेंड की जगह इंटरेस्ट लिखा होता तो आंसर ट्रू हो जाता। 15th पर आगे जी हम, when shares are forfeited share capital is debited by called up amount। सही है? True. called up से डेबिट करते हैं शेयर कैपिटल। यस सर। 16th पर आगे जी, 16th कहते हैं जी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो कैपिटल ही नहीं होती, उसको शेयर होल्डर फंड में लिखेंगे ही नहीं, वो तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। फॉल्स है जी, शेयर चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, शेयर है, शेयर कैपिटल के अंदर ही आएगा। फॉल्स हो गया आंसर। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट रियल अकाउंट होता है। फॉल्स है, कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी इशू कर सकती है, डिस्काउंट पे अलाउड है। बताइए ट्रू है? स्वेट इक्विटी शेयर तो एम्प्लॉइज को इशू कर रहे हैं, Yes. तो डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं जी, बिल्कुल अलाउड है।
19th अंडर ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में लिखा था द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी हैव द ऑप्शन टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स। एम्प्लॉइज के पास ऑप्शन है, मतलब उनकी मर्जी है कि शेयर वो खरीदें कि ना खरीदें। सही है, ट्रू है जी बात, तो कंपलसरी नहीं। स्वेट इक्विटी शेयर मे बी इशूड टू द एम्प्लॉइज फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जैसे किसी महीने हमने कैश नहीं लिया, मतलब क्या 10 का शेयर आपको 2 रुपए में दे रहे हैं, कोई आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट मंथ की सैलरी में एडजस्ट कर लेंगे, या कोई ओवर टाइम करना बदले में शेयर्स दे देंगे, तो बिना कैश के भी दे सकते हैं, है ना। ट्रू हो गई ये बात। ऑथोराइज्ड कैपिटल को नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया जाता है, ठीक है। अच्छा, ऑथोराइज्ड की जगह कुछ और ऐसा वर्ड लिखो जो आंसर फॉल्स हो जाए। सर बैलेंस रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल बिल्कुल सही है जी, या फिर अनकॉल्ड कैपिटल, यस सर है ना, जो हम कहीं नहीं लिखते, ठीक है। रिजर्व कैपिटल या अनकॉल्ड कैपिटल वो शो नहीं होते कहीं पर भी। 22 पर आ गई हम ऑथोराइज्ड कैपिटल फॉर इक्विटी एंड प्रेफरेंस इज नॉट शोन सेपरेटली। फॉल्स है जी। अगर हमारे इक्विटी शेयर हैं और प्रेफरेंस शेयर हैं, दोनों अलग-अलग टाइप के शेयर होते हैं, दोनों ही शेयर अगर इशू हो रहे हैं तो दोनों को अलग-अलग लिखा जाएगा, मिक्स नहीं किया जाएगा, इसलिए फॉल्स हो गया। 23 इशूड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो वाला पार्ट है जो हमने अभी इशू करा सब्सक्रिप्शन के लिए, वो बात अलग है सब्सक्राइब हुआ या नहीं। तो है ये बात इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल का वो वाला पार्ट है जो हमने पब्लिक को इशू कर दिया, भले सब्सक्राइब हुआ हो या ना। ट्रू है। 24 कंपनी ने इशू करे इशूड कैपिटल कैन बी मोर देन ऑथोराइज्ड। फॉल्स है जी। कोई भी कैपिटल ऑथोराइज्ड से ज्यादा नहीं हो सकती, कोई भी कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का दूसरा नाम मैक्सिमम कैपिटल भी होता है, रजिस्टर्ड कैपिटल भी होता है, नॉमिनल कैपिटल भी होता है। 25 सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो इशूड कैपिटल का वो वाला पार्ट है जो सब्सक्राइब हो गया, सही है। हमने शेयर्स इशू करे, उसमें से जो पार्ट सब्सक्राइब हो गया उसी को सब्सक्राइब कैपिटल। 26 सब्सक्राइब कैपिटल को अलग से दिखाने की आवश्यकता नहीं है इक्विटी प्रेफरेंस। सही है कि गलत है? गलत है सर। इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों अलग-अलग कैटेगरी हैं, इन्हें कभी भी मिक्स नहीं किया जाएगा। मतलब क्वेश्चन ये कि समझ लो 1 लाख इक्विटी शेयर 2 लाख प्रेफरेंस शेयर, तो हम 3 लाख में लिखेंगे इसको। इक्विटी अलग लिखेंगे, प्रेफरेंस के अलग लिखेंगे, सेपरेट ही लिखा जाएगा हमेशा। क्वेश्चन कह रहा है कि सेपरेट नहीं लिखना, इसलिए फॉल्स हो गया। 27 shares on which the company has received the face value whether called or not are shown as subscribed and fully paid। बताइए, फेस वैल्यू के बराबर पैसा आ गया है, भले मंगाया हो या ना मंगाया हो, तो हम इसको सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे सर। पहली कंडीशन यही है कि फेस वैल्यू के बराबर मंगा लिया, पहली कंडीशन वही पूरी होगी इसके अंदर, इसलिए फॉल्स हो गया। तो सर ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन मंगाया है नहीं तो सारा पैसा आ गया। फॉल्स इन एडवांस। तो कॉस्ट एंड सर फुली पेड अप लेने में लिखने में दिक्कत क्या है, 10 के 10 पूरे आ गए, क्योंकि वो हम अलग से करंट लायबिलिटी में लिखते हैं जो एडवांस में मिल जाता है। 28 shares on which the company has not received the call made, पैसा मंगाया और नहीं आया, उसको शो किया जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ट्रू है जी? यस सर। 29 a company at its discretion may or may not prepare notes to, कंपनी की मर्जी नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे ना बनाए, तो कुछ ऑप्शनल नहीं होता अकाउंट्स में, कंपलसरी होता। फॉल्स हो गया, इसलिए मर्जी नहीं होती, डिस्क्रिप्शन मर्जी। Authorized capital cannot be more than issued capital। False है सर। Authorized capital can be more than any capital, है ना, इसलिए false है। Subscribed share capital can be less than or equal to issued capital but cannot be more। देखो जी, less than तो समझ में आ रहा कि कम हो सकता है, सब्सक्रिप्शन कम आया। इक्वल भी समझ में आ रहा है कि सर सब्सक्राइब में 10,000 शेयर इशू करे, 10,000 लोगों ने सब्सक्राइब करे, लेकिन इसमें लिखा है कैन नॉट बी मोर,
10,000 शेयर इशू करे, एप्लीकेशन 11,000 आ गया तो ये भी तो हो सकता है। तो ये मोर वाला पॉइंट गलत है कि सही है? सर से एक भी रिफंड कर देंगे। परफेक्ट आंसर है जी, बिल्कुल। ये फैक्ट है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन इशूड कैपिटल। अगर सब्सक्रिप्शन ज्यादा भी आ जाता है तो हम उनको शेयर्स अलॉट करने की बजाय रिजेक्ट कर देते हैं, रिफंड कर देते हैं या एडजस्ट कर देते हैं। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल भले ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस है, तब भी सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैन नॉट एक्सीड इशूड कैपिटल। कभी लोग तो उसे कर देते हैं ज्यादा। कभी नहीं करते, कभी-कभी क्या होता है, कभी नहीं करते। सर एक क्वेश्चन था तो लिखाओ क्वेश्चन लिख के दो मैं सर नोट मैंने बनाया। यही क्वेश्चन नहीं है सर। जितने शेयर इशू करें उससे ज्यादा सब्सक्राइब कर ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है। तो ट्रू है जी ये बात, कैन बी मोर। 32 a part of the share capital that will be called up at the time of winding up, क्या बोलते हैं सर? रिजर्व कैपिटल। बिल्कुल सही बात लिखी है। ट्रू। 33 shares can be issued to public at discount, फॉल्स है जी। कौन सा वर्ड चेंज करूं कि ये ट्रू बन जाए? कैन नॉट कैन नॉट इशू, या फिर पब्लिक की जगह एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज या डिस्काउंट की जगह प्रीमियम। चलिए 34 कंपनी शेयर्स कैन बी इशूड टू एम्प्लॉइज एट डिस्काउंट। ट्रू हो गया। शेयर्स आर ऑलवेज इशूड एट पार। फॉल्स। इस तरह ऑलवेज वर्ड ने फॉल्स करवा दिया इसको, यस सर। वरना ट्रू था। यस सर। 36 पता नहीं 35 में क्या है। 35 में लिखा हुआ है, मत पहले 35 में काम करो, ऑलवेज मत पढ़ो। शेयर्स आर इशूड एट पार, शेयर्स को इशू किया जाता है पार। सही है, ट्रू है बात। लेकिन ऑलवेज वर्ड क्या कहता है कि इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है। ऑलवेज वर्ड ये कह रहा है कि शेयर्स हमेशा पार पर ही इशू होते हैं। ये वाला पॉइंट ये कह रहा है। फॉल्स हो गया इसलिए यस सर। कुछ पूछ रहे थे? 33 में सर रीइशू कर सकते हैं ना डिस्काउंट पर। हाँ 36 पर आ गए जी हम। सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज क्रेडिटेड टू एसपीआर। सही है? यस 37 SPR cannot be used for writing off loss on issue of debenture। पता है ट्रू के फॉल्स? फॉल्स है जी। आपको पांचों याद नहीं है इसलिए आपका आंसर नहीं आ पा रहा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडम्पशन के टाइम पे भी जो लॉस हो उन सबको राइट ऑफ करने के लिए हम यूज कर सकते हैं SPR का। इसमें लिखा हुआ नहीं कर सकते इसलिए फॉल्स हो गया। 38 पर आ गया जी। SPR can be used for issuing partly paid bonus share। तो बोनस शेयर तो लिखा हुआ था उसके अंदर। Fully paid। बोनस शेयर दो तरीके से देने के, तो कंप्लीटली शेयर फ्री में दे दिया हमने पूरा का पूरा। दूसरा ये होता है कि हम इनको शेयर दे रहे हैं 10 का शेयर, मतलब 6 रुपए हमारे रखे और बाकी के 4 रुपए आ गए, ऐसा मान लिया हमने। ऐसे इस तरीके से बोनस शेयर दे दिया, मतलब पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बना देना। इस टाइप का भी बोनस शेयर होता है, उसे पार्टली पेड अप बोनस शेयर कहते हैं। उस काम के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते SPR। कंप्लीट न्यू शेयर हो और फुल्ली पेड अप हो, ऐसे काम के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए फॉल्स हो गया। 39 जिसको ध्यान नहीं है एक बार क्लासेस रिकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। SPR इस टॉपिक में क्लास में पढ़ाया था मैंने, पांचों भी समझाया था उसके अंदर। 39 पर आ गए जी। प्रो राटा अलॉटमेंट तब किया जाता है जब शेयर्स अंडर सब्सक्राइब हो। फॉल्स है। ओवर सब्सक्राइब में तब किया जाता है। यस सर। 40 क्वेश्चन नंबर। शेयर्स कैन नॉट बी इशूड अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड। ट्रू है जी। कितना परसेंट होता है वो? 90%। 41 if a company does not receive the amount called by its own shares, पैसा जो मंगाया वो नहीं आया तो कंपनी वो शेयर प्रॉफिट कर सकती है। ट्रू हो गई ये बात? यस सर। ट्रू। 42 forfeited shares can be reissued by the company on the terms as decided by it। सही है जी? Yes, तो yes. प्रॉफिट शेयर करें उसको रीइशू भी कर सकते हैं। 43 जो प्रॉफिट होता है रीइशू पे उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये कौन सा रिजर्व है? तो रिजर्व ही नहीं है कोई। ये ऐसा नहीं कि रिजर्व नहीं होता, ये ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में सीखेंगे। जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए जाते हैं ये उस टाइम रिजर्व क्रिएट किया जाता है, 12th के कोर्स में नहीं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, उसमें आंसर आना चाहिए था कैपिटल रिजर्व तो ट्रू होता, फिलहाल ये फॉल्स। 44 एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ओवर एंड अबव allotment money is always transferred to calls in advance account।
False क्या है, चीज sir. है ये देखिए। एक पर्सन ने अप्लाई करा 10,000 शेयर्स के लिए और उसको अलॉट किए जा रहे हैं 4,000 शेयर्स, मतलब उसके रिजेक्ट किए जा रहे हैं 6,000. 6,000 शेयर्स। एप्लीकेशन मनी 6 रुपीज है, शेयर अलॉटमेंट पे 1 रुपया और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये, टोटल 10 रुपये, इस तरीके से मांगा है। तो देखो इस पर्सन ने टोटल कितने पैसे दिए होंगे जब उसने अप्लाई किया होगा? कितने पैसे दिए होंगे? 60,000. कितने पैसे दिए होंगे? और हमने इसको कहा कि भाई आपको जो शेयर अलॉट किए जा रहे हैं वो कितने किए जा रहे हैं और इतने आपको रिजेक्ट किए जा रहे हैं। तो ये तो शेयर कैपिटल में चला गया, यस ये पैसा इसका एक्सेस है, एक्सेस मनी है, तो एक्स्ट्रा पैसा आ गया इसका, Yes. तो हमने शेयर रिजेक्ट कर दी। तो हम क्या करेंगे इस एक्स्ट्रा पैसे को अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देंगे। यस अगले इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की इसकी बताना? अगले इंस्टॉलमेंट पे इससे कितने रुपए मंगाने थे? 4,000 शेयर्स हैं और 1 रुपए की इंस्टॉलमेंट, यस सर टोटल 4,000 रुपए मंगाने थे। तो इसका एक्स्ट्रा पैसे कितना लेकिन रखा हुआ हमारे पास 36,000 रुपए रखा हुआ है। Yes, sir. इसमें से सर 4,000 रुपए ये तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। Yes, sir. अब जो बाकी का बच गया 32,000, तो इस वाली इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट करें या रिफंड करें, यहाँ क्वेश्चन मार्क है जी। दोबारा सुनते हैं सर, इस क्वेश्चन कैसा है, इस क्वेश्चन में क्या अलग है कि इस बार जो एक्सेस, हम तो हमने सीख लिया था कि जो एक्सेस मनी होती है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं। इस बार एक्सेस मनी इतनी ज्यादा है कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद भी बैलेंस बच रहा है, तो उस बैलेंस का क्या किया जाए, उससे अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लिया जाए या रिफंड कर लिया जाए। तो इसका आंसर है रिफंड कर दिया जाए। तो ये कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है, ये रूल है कि आप अगर एक्सेस मनी आप एडजस्ट कर रहे हो अलॉटमेंट में, उसके बाद भी अगर एक्सेस मनी बच रही है तो आपको रिफंड ही करनी है, वो एडजस्ट नहीं करनी है अगली इंस्टॉलमेंट। हालांकि अगर कंपनी फर्स्ट कॉल ज्यादा लंबे टाइम बाद नहीं मंगाने वाली तो ये बात कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में लिख सकती है कि अगर आपका एक्सेस मनी हुई तो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, उसके बाद भी एक्सेस मनी बची तो हम वो रिफंड नहीं करेंगे, अगली कॉल में एडजस्ट कर देंगे। ये बात मेंशन कर सकती है कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस। ठीक है जी? हाँ जी, सर मतलब फर्स्ट कॉल में हम उसको एडजस्ट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, रिफंड कर देंगे, 32,000 रिफंड हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट तो कई महीने बाद मंगाएंगे ना। कोई रिसेंट में मंगाना होता तो इसमें मंगा लेते हैं, इजी कॉल लगते ही। सर मतलब जब फर्स्ट कॉल अनकॉल्ड हो तभी हम रिफंड करेंगे। तो फर्स्ट कॉल तो हमेशा अनकॉल्ड होगी इस टाइम पर। ये जो एंट्री है सेकंड एंट्री है ना, सेकंड एंट्री के टाइम पर तो हमेशा अनकॉल्ड ही होगी, तो हमेशा अनकॉल्ड होगी, इसको केस थोड़ा होगा। समझ में आ रही है बात? Yes. जो एक्स्ट्रा पैसा है वो तीसरी इंस्टॉलमेंट एडजस्ट नहीं करना, वो रिफंड करना। अब एक क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस। क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन में था पॉइंट नंबर 44। एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई है ओवर एंड अबव अलॉटमेंट मनी, मतलब अलॉटमेंट मनी से भी ऊपर, मतलब 32,000 रुपीज, तो इसके भी ऊपर जो पैसा बचा हुआ इज ऑलवेज ट्रांसफर टू कॉस्ट एडवांस। को मान लो कि एडवांस में पैसा आ गया, ऐसा नहीं है, गलत है, रिफंडेड सही होता वहां पर, इसलिए फॉल्स हो गया। कॉस्ट एडवांस की जगह रिफंडेड लिखा होता तो ट्रू हो जाता। बढ़े जी आगे। Yes, sir. 45 पर आगे जी। इन द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन अलॉटमेंट मनी एंड कॉल्स अमाउंट इज डिमांडेड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स अप्लाइड एंड शेयर्स इशूड। True. ट्रू है जी ये बात? Yes, sir. जितने अलॉटमेंट मनी पैसा आया सब पैसा मंगाया, एक्स्ट्रा पैसा कुछ होगा ही नहीं। 46 प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट हैव प्रेफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल एट द टाइम ऑफ फंड। फॉल्स है जी, तो डू नॉट नहीं आना चाहिए था बस, तो ट्रू हो जाता। 47 पर आ गए जी।
प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम के लिए तो कोई रूल ही नहीं है, प्रीमियम के लिए तो कोई रूल है ही नहीं, जितना मर्जी महंगा बेचो, कंपनी की मर्जी। 48.3 इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट whereas preference shares can be issued at discount। तो जो रूल है वो सारे शेयर्स के लिए है, चाहे प्रेफरेंस हो चाहे इक्विटी हो, कोई भी शेयर हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। अब एक क्वेश्चन निकालेंगे आप लोग फटाफट से। पेज 131 132 क्वेश्चन नंबर 6, पेज 132 क्वेश्चन नंबर 6। रीड करें, आप लोग खुद से ट्राई करें। तो संडे की आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास है 11 बजे से लेके 12:30 बजे तक। बुक 3 स्टार्ट होगी। बुक 3 हाँ चैप्टर का ये सब बस एक ही चैप्टर था हमारा। हाँ इस बुक में भी चैप्टर था, बुक 2 में भी चैप्टर था। बुक 3 स्टार्ट होगी, बुक 3 चैप्टर नंबर 1। रेशियो एनालिसिस करा दूं। रेशियो एनालिसिस से पहले ना वो जरूरी है चैप्टर 1। चैप्टर 1 में जो वर्डिंग्स हैं, जो टेक्निकल वर्डिंग्स हैं, वो रेशियो चैप्टर के अंदर आएगी। अकाउंटिंग रेशियो से आगे चलता है चैप्टर को। हाँ जी, अकाउंटिंग रेशियो वही तो कह रहा हूं मैं। वही कह रहे हैं। वही कह रहे हैं। पढ़ेंगे सभी क्वेश्चन नंबर 6। कंपनी ने सर प्रोराटा अलॉटमेंट करी है शेयर्स की 10 रुपए फेस वैल्यू इन द रेशियो 3:2। फिर व्हाट इज 3:2? इसका मतलब 3:2 के रेशियो में शेयर अलॉट करे हैं, मतलब इसने 3 शेयर मांगे थे उसको 2 शेयर दी, इसने 30 मांगे उसको 20 दी। इस रेशियो एडू फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स। एडू शेयरहोल्डर है, उसने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया। 2/3 ऑफ हिज forfeited shares were issued for 2200 rupees। प्रॉफिट शेयर कितने करे ये नहीं बताया, लेकिन ये बताया जितने भी शेयर प्रॉफिट करे उसका 2/3, मतलब फॉर एग्जांपल 3000 शेयर प्रॉफिट करे हमने, तो रीइश्यू कितने करे 2000। जितना प्रॉफिट करा उसका 2/3। सपोज प्रॉफिट करे 3000 तो रीइश्यू करे 2000। सपोज प्रॉफिट करे 300 तो रीइश्यू करे 200। रेशियो करा हमने 2200 रुपीस में, टोटल 2200 रुपए में रेशियो करा विद मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट ऑफ 1200 एज फुल्ली पेड। मैक्सिमम डिस्काउंट जितना था उसी पे हमने रेशियो करा, 1200 रुपए का डिस्काउंट है। और कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ शेयर्स प्रॉफिटेड। प्रॉफिट कितने करे फिर ये जानना है। 1 मिनट का समय देता हूं आप लोगों को, खुद से ट्राई करें फिर मैं बताता हूं। मैंने इंटेंशनली आंसर नहीं दे रखा है इसलिए हमने सब कॉपी निकालो। हो गया जी, कितना नंबर आया? 120 गलत, फिर ट्राई कर। 160 गलत,
510 शेयर 510 शेयर प्रॉफिट करें तो ये आंसर है इसका। कैसे आया? शेयर रीइश्यू की एंट्री के दो अमाउंट दे रखे हैं, चेक करो। जब शेयर रीइश्यू करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं। Yes, sir. बैंक में कितना अमाउंट आएगा दे रखा है क्वेश्चन में 2200। जब रीइश्यू डिस्काउंट पर करते हैं तो डेबिट में शेयर फॉरफिचर अकाउंट लिखते हैं, उसमें अमाउंट कितना आएगा दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 1200। इसका मतलब आपको ये पता है कि रीइश्यू के टाइम शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, बताओ कितना आएगा 3400। एक शेयर कितने रुपए का है? 10 rupees. 10 रुपए का कितने शेयर हो गए? 340. 340 शेयर्स रीइश्यू करें। Yes. 2/3 of जितने the- शेयर फॉरफिट करे उसका 2/3 मैंने रीइश्यू करा। रीइश्यू करा कितना ये निकाल लिया, Yes, sir. तो फॉरफिट कितना करा ये नहीं निकाल सकते क्या? सही बात बता दो। रीइश्यू की एंट्री कीजिए। बैंक डेबिट 2200, शेयर फॉरफिचर डेबिट 1200, टू शेयर कैपिटल, ये वाला अमाउंट नहीं दे रखा, ये निकाल लिया टोटल करके हमने इसका 3400। क्वेश्चन में बता रखा है साफ साफ कि 10 रुपए का एक शेयर है, दैट मींस जितने शेयर रीइश्यू हुए वो 340। क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि जितना प्रॉफिट करा उसका 2/3 हमने रीइश्यू कर दिया। एक चीज और बताओगे इसमें, बताइए इस शेयर होल्डर ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? इसमें कौन बता पाता? So 360. हाँ जी 6200. इस शेयर होल्डर ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 765. परफेक्ट आंसर है। जो और लोग आंसर दे रहे हैं सोच के देखो, इसको इसके प्रॉफिट करें ना इतने शेयर, तो अप्लाई थोड़ा ज्यादा ही तो किया होगा, इससे कम तो पक्का नहीं किया होगा अप्लाई। Yes. जो रेशियो दे रखी है अप्लाइड अलॉटेड की वो 3:2 दे रखी है, मतलब 3 अप्लाइड है तो 2 अलॉटेड है। अलॉटेड को अलॉटेड से डिवाइड कर दो, अप्लाइड से मल्टीप्लाई कर दो, अप्लाइड निकल जाएगा। दूसरा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लो, ये अप्लाइड वाले शेयर्स निकालो। चलिए जी, नया चैप्टर स्टार्ट होगा कल की क्लास में आए मिस ना करें। So it's worse now.